नकुल चौहान है और मैं आपको 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का सिलेबस पढ़ा रहा हूं। आज हमारी वीडियो नंबर 1.2 है। वीडियो नंबर 1.1 में हमने 12th क्लास की इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट वाली बुक को स्टार्ट किया था और उस बुक में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर जो था वो क्या था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की भारतीय अर्थव्यवस्था जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किस तरीके की थी। और उसमें मैंने आपको कंटेंट बताया था जिसमें हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, इंडस्ट्री पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है और इन सभी कंटेंट में से एक कंटेंट ऐसा है जो हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे और वो क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत का कृषि क्षेत्र है वो किस तरीके का था। ठीक है, चलो आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत का औद्योगिक क्षेत्र था वो किस तरीके का था। मैंने इसे यहां पर हिंदी में लिख दिया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के औद्योगिक क्षेत्र की दशा किस तरीके की थी। ठीक है, देखो भारत के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत पहले से नहीं थी, ये भी अंग्रेज ही भारत के अंदर लगाकर गए थे। उससे पहले भारत इंडस्ट्रीज के ऊपर कम, वो हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता था। हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या है, वो ऐसे आइटम्स के ऊपर डिपेंड करता था जो हैंडमेड होते थे। आज के टाइम में क्या है, मैक्सिमम जो प्रोडक्ट हम मार्केट में यूज करते हैं वो मशीन मेड होते हैं, उनमें मैन मेड आइटम्स बहुत कम बनाए जाते हैं। पहले क्या होता था, सारे के सारी जितनी भी चीजें होती थी वो सारी चीजें किससे होती थी, मैन मेड होती थी। मैन मेड का मतलब उसको हैंडीक्राफ्ट का आइटम कहा जाता था। पुराने टाइम से इंडिया के अंदर एक टाइम पर मतलब इंडिया में बहुत पहले से क्या चल रहा था, मैन मेड आइटम्स, मैन मेड मतलब हैंडीक्राफ्ट वाले आइटम्स चल रहे थे। उन हैंडीक्राफ्ट वाले आइटम को धीरे धीरे जब देखा गया ना, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ब्रिटिश वाले आए थे, ब्रिटिश वालों के जाने के बाद धीरे धीरे ये हैंडीक्राफ्ट का आइटम जो है वो हैंडीक्राफ्ट का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे डाउन होता चला गया। इंडिया के अंदर जब इंडस्ट्री लगी, चलो इंडस्ट्री की भी बात करेंगे तो इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा परफेक्ट तरीके से ग्रो नहीं हो पाई। इसका मतलब इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर कभी भी बहुत परफेक्ट तरीके से रह नहीं पाया। क्यों नहीं रह पाया, क्योंकि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर किसी ना किसी तरीके से डाउन होता रहा। क्यों होता रहा, उसके कुछ रीजंस है, वही रीजन हम इसकी क्लास में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि भारत जो है, भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र का मतलब भारत के जो इंडस्ट्रीज हैं वो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किस तरीके के थे। यहां पर क्या है, मैंने यहां पर इसका रीजन लिखा है, डेकेड ऑफ सिस्टमैटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन, व्यवस्थित ढंग से औद्योगिकीकरण का पतन। औद्योगिकीकरण का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये इंडस्ट्रीज का खत्म होना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। जब इंडस्ट्री धीरे धीरे इकोनॉमी के अंदर डाउन होने लग जाती है या इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है तो बोलते हैं हमारी कंट्री के अंदर क्या आ रहा है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ये धीरे धीरे एक सिस्टमैटिक मैनर में हुआ। डेके का मतलब होता है खत्म होना। इकोनॉमिक्स में इसके अंदर इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में ये वर्ड बार बार यूज होगा। डेके का मतलब होगा किस चीज का खत्म होना, किसी चीज का धीरे धीरे जब कोई चीज खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है तो उसको डेके कहा जाता है। तो डेके ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योग जो थे वो इंडिया के अंदर धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। बट क्यों खत्म हो रहे थे, उसके रीजंस थे। उसके दो रीजन है। पहला रीजन डेके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया, हैंडमेड जितने भी आइटम्स थे, मैन मेड जितने भी आइटम्स थे वो सारे के सारे आइटम्स को किसके अंदर रखा जाता था, हैंडीक्राफ्ट के अंदर। बट मशीन मेड जितने भी आइटम्स मोस्टली दिखते हैं वो सारे के सारे कहां से मिलते हैं हमें, इंडस्ट्रीज से। पुराने टाइम में क्या होता था, सारे के सारे जो आइटम्स थे वो हैंडीक्राफ्ट के चलते थे। बट हैंडीक्राफ्ट के जो आइटम थे ना वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर क्या होने लग गए थे, डाउन होने लग गए थे। हैंडीक्राफ्ट के आइटम का जो बिजनेस था वो धीरे धीरे क्या होने लग गया था, खत्म होने लग गया था। डेके ऑफ हैंडीक्राफ्ट का मतलब जो हस्तशिल्प का पतन, इसका मतलब जो हस्तशिल्प से हाथों से बने हुए जो आइटम थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। क्या रीजन थी जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस डाउन हुआ। दूसरा, नोशनल या ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर इंडस्ट्री मॉडर्न आई, मॉडर्न का मतलब जैसे टिस्को है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऐसे ही कागज की इंडस्ट्री भी लगी थी। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जो पहले लगाई गई थी। ब्रिटिश रूल के अंदर ये चीजें लगाई गई, इंडिया को फायदे देने के लिए लगाई गई थी। बट इन इंडस्ट्रीज का बेशक मॉडर्न इंडस्ट्री मानी गई, बट इन इंडस्ट्री का फिर भी एक बहुत परफेक्ट तरीके से इंप्रूवमेंट या फिर मैं कह सकता हूं ग्रोथ नहीं हो पाई। इनका जो एक ग्रोथ थी वो बहुत नोशनल, बहुत नाम मात्र रही। इंडस्ट्रीज में क्यों ग्रोथ नाम मात्र रही, उसके भी कुछ रीजंस हैं, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलो पहले आते हैं हम हैंडीक्राफ्ट के ऊपर। हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस इंडिया के अंदर धीरे धीरे क्या होता चला गया था, डाउन होता चला गया। क्या रीजन थे जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस इंडिया में डाउन हुआ। सबसे पहला रीजन, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसके ऊपर अलग से एक सेपरेट नोट भी पूछ लिया जाता है कि ब्रिटेन गवर्नमेंट की टैरिफ पॉलिसी या ब्रिटेन गवर्नमेंट की जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी वो क्या थी। क्या बोलते हैं इसको, राज्य की विभेदमूलक तटकर नीति। टैरिफ पॉलिसी तटकर नीति होती है, और ये तटकर नीति जहां भी टैरिफ वर्ड आ जाए सब मत जाना, वहां टैक्स की बात करेगी। टैरिफ वर्ड हमेशा टैक्स के लिए यूज होता है। टैरिफ पॉलिसी ठीक है, देखो जो हमारा इंडिया है और जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटेन है, इंडिया और ब्रिटेन जो है आपस में क्या करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन वालों का मतलब ब्रिटिश लोगों का हमारे ऊपर रूल चल रहा था, तो ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करता था। रूल करने की कंडीशन में ब्रिटिश वालों ने क्या करा था, ये ब्रिटिश लोगों ने एक पॉलिसी बनाई थी, और उन्होंने क्या कहा, इस पॉलिसी के अंदर हम कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करेंगे। और रूल्स क्या बनाए इंडिया वालों के लिए, उन्होंने कहा इंडिया वालों से कि अगर तुम हमें रॉ मटेरियल का क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। सिर्फ किसका, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए, और लकड़ी जो है वो उसका रॉ मटेरियल है। लकड़ी जो है एग्रीकल्चर से मिलती है, तो मैं कह सकता हूं रॉ मटेरियल हमें मिला। उस रॉ मटेरियल को हम फर्नीचर की बात नहीं कर रहे, फर्नीचर एक फिनिश्ड गुड है, बट फिनिश फर्नीचर में लगने वाली जो लकड़ी है वो एक रॉ मटेरियल है। ब्रिटिश वालों ने कहा इंडिया वालों से कि अगर तुम किसको, ब्रिटेन को, ब्रिटिश लोगों को क्या करोगे, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करोगे, तो ये रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट है ये क्या कर दिया जाएगा, टैक्स फ्री। अगर हम किसी दूसरे देश को माल बेचता हूं या दूसरे देश से माल खरीदता हूं तो उन पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ड्यूटीज लगती हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के चार्जेस लगते हैं, और अगर वो चार्जेस ही हटा दिए जाए तो इसका मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सस्ते हो जाएंगे, तो हम तो चाहेंगे फिर ज्यादा से ज्यादा माल बेचना। तो इंडिया ने क्या करा, जब रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट होने स्टार्ट हुए और वो टैक्स फ्री कर दिए गए, तो इंडिया ने रॉ मटेरियल ब्रिटेन को ज्यादा से ज्यादा सेल करना स्टार्ट कर दिया, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। बट ये ध्यान रखना, ये टैक्स फ्री हुए सिर्फ किसके साथ, ब्रिटेन के साथ, और किसी के साथ नहीं। अगर इंडिया किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करेगा अपने रॉ मटेरियल का तो वो टैक्स फ्री नहीं होगा। इसके साथ साथ उन्होंने इसके साथ एक रूल और बनाया, और वो क्या था, अगर इंडिया वाले ब्रिटेन से इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट किस चीज का होगा, फिनिश्ड गुड्स का। अगर इंडिया वाले ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स का क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो ये इंपोर्ट भी क्या कर दिया जाएगा, टैक्स फ्री, या फिर हम ड्यूटी फ्री भी कहते हैं। टैक्स मतलब यहाँ पे ड्यूटी से भी होता है। अगर तुम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करोगे ब्रिटेन को तो वो टैक्स फ्री होगा, और ब्रिटेन से परचेज करोगे किसको, फिनिश गुड्स के, तो ये क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। एक्चुअल में टैक्सेस से रिलेटेड ब्रिटेन ने एक पॉलिसी बनाई थी, और इसी पॉलिसी को नाम दिया गया किस चीज का, टैरिफ पॉलिसी। इनडायरेक्टली देखा जाए तो ब्रिटेन का इसमें जो है एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन था, एक विभेद था। वो क्या था, इंडिया वाले रॉ मटेरियल बेच रहे हैं और फिनिश गुड्स खरीद रहे हैं, इसका मतलब सस्ता बेच रहे हैं, महंगा खरीद रहे हैं। तुम लकड़ी बेचोगे और लकड़ी से बना फर्नीचर खरीदोगे, तो फर्नीचर तो ऑब्वियस सी बात है, बनकर तैयार पर तो महंगा मिलेगा, तो वो तुम्हारा ही मटेरियल यूज करके तुम्हें ही सेल कर रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी कंट्री का लेवल डाउन हो रहा है, तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तुम्हारी कंट्री का। डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक विभेद दिखाया जा रहा है तुम्हारी कंट्री के अंदर। यही एक डिस्क्रिमिनेटरी टाइप पॉलिसी थी। इंडिया से ब्रिटेन को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट और ब्रिटेन से इंडिया में फिनिश गुड्स का इंपोर्ट जब एक टैक्स फ्री करा गया था, तो इसी को नाम दिया गया था टैरिफ पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन गवर्नमेंट, या फिर इसको नाम दिया गया टैरिफ पॉलिसी ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से है यहाँ पर। गवर्नमेंट कौन सी, क्योंकि इंडिया के अंदर ब्रिटिश का रूल था तो ब्रिटिश की ही गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो सबसे पहला आता है टैरिफ पॉलिसी के बारे में। इंडिया ने जब ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल कहां बेचना स्टार्ट कर दिया, ब्रिटेन को, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया के पास रॉ मटेरियल कम बचा, और अगर तुम्हारे पास रॉ मटेरियल कम है तो तुम अपने देश के अंदर तो मटेरियल यूज कर नहीं रहे, तुम्हारा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस धीरे धीरे डाउन होने स्टार्ट हो गया। तुम उसी मटेरियल को पहले हैंडीक्राफ्ट में यूज करते थे, अब वो हैंडीक्राफ्ट में जब यूज ही नहीं हुआ, वो ज्यादा से ज्यादा कहां पहुंच गया, ब्रिटेन में, तो तुम्हारा जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस था वो धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो गया था। पहला रीजन। हैंडीक्राफ्ट का रीजन क्यों डाउन हुआ, क्योंकि ब्रिटेन ने टैरिफ पॉलिसी अडॉप्ट करी थी। दूसरी, सेकंड आता है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है राज दरबार, और राज दरबार डिसअपीयरेंस का मतलब खत्म होना, तो राज दरबार धीरे धीरे खत्म होते चले गए थे। अब इससे हैंडीक्राफ्ट का क्या मतलब है, देखो पुराने टाइम में क्या होता था, राजा महाराजाओं वाले जो दरबार हुआ करते थे, रियासतें चलती थी, अलग अलग दरबार चलते थे, उनमें क्या होता था, वो लोग हैंडीक्राफ्ट को सब क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। एक टाइम ऐसा था जब ये रियासतें चलती थी तो ये लोग क्या करते थे, जितने भी आइटम यूज करते थे वो सब हैंडीक्राफ्ट वाले थे। इंडिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट का जो बिजनेस था वो बहुत
अच्छा था और इंडिया के अंदर ये राज दरबार उस हैंडीक्राफ्ट वाले बिजनेस को प्रोटेक्ट करते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये बिजनेस किसी भी तरीके से खत्म हो। बट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उन्होंने तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले ही धीरे धीरे राज दरबार जो थे ना, और ये जो अलग अलग ये रियासतें खुली हुई थी, रियासतें थी, ये धीरे धीरे हमारी क्या होने लगी थी, खत्म होने लगी। जब रियासतें, राज दरबार, ये सब चीजें खत्म होने लगी तो ऑब्वियसली बात है हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस को प्रोटेक्ट करने वाला कोई बचा नहीं। और जब ब्रिटिश वालों ने एंट्री कर दी तो उन्होंने धीरे धीरे इसको खत्म करने के लिए अपना पूरा एक तरीके से एफर्ट लगा दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे हमारे कंट्री के अंदर राज दरबार खत्म होते चले गए, वैसे वैसे हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस प्रोटेक्ट नहीं हुआ, प्रोटेक्ट करने वाला कोई बचा नहीं। और जब प्रोटेक्ट करने वाला कोई बचा नहीं तो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस भी क्या होने लग गया था, डाउन होने लग गया था। तीसरा रीजन आता है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। मशीन मेड प्रोडक्ट का मतलब है मशीनों द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं हैं। हैंडमेड और मशीन मेड में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आज के टाइम में क्या होता है, मशीन मेड गुड्स की जो क्लैरिटी है, जो उसकी क्लैरिफिकेशन है, वो बहुत परफेक्ट नजर आती है। जो उसका आउटर लुक है बहुत परफेक्ट नजर आता है। बेशक हैंडमेड मैं कह सकता हूं ड्यूरेबल हो, बट जो मशीन मेड गुड्स है वो देखने में ज्यादा बेटर लगती हैं। इसका मतलब जब हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटेन वालों ने धीरे धीरे मशीन मेड गुड्स को लाना स्टार्ट करा, मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं को लाना स्टार्ट करा, तो धीरे धीरे उनकी कंपैरिजन होने लगी, हैंडीक्राफ्ट की कंपैरिजन होने लगी किससे, मशीन मेड गुड्स से। और जब इनकी आपस में कंपैरिजन होने लगी तो ये देखा गया मशीन मेड गुड्स बहुत परफेक्ट हैं किसके कंपैरिजन में, हैंडमेड गुड्स के कंपैरिजन में। और जब मशीन मेड गुड्स को कंपैरिजन में अच्छा माना गया तो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस धीरे धीरे डाउन होने लगा, क्योंकि लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होने लगे किसी तरफ, मशीन मेड गुड्स की तरफ। ठीक है, तीसरा रीजन क्या था, मशीन मेड गुड्स से जब हम कंपटीशन करने लगे। चौथा, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। हम आज के टाइम में, हम हिंदू हैं, हिंदू अगर हम बोलते हैं कि हम आज के टाइम में अगर अपना कल्चर यूज करें तो हमें तो कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा, बट हम क्या पहनते हैं, जींस टी शर्ट पहने, कुर्ते शेरवानी, ऐसे अलग अलग चीजें तरीके पहने। एक्चुअल में ये सब चीजें क्या है, वेस्टर्न कल्चर से आ रही है। वेस्टर्न कल्चर कहां से फॉलो हुआ, अलग कंट्रीज से। हम क्या कह रहे हैं कि हमारा एक न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड आया है। ऐसे पुराने टाइम में हुआ था जब इंडिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस चल रहा था, तो इंडिया में एक नया चेंज आया, और वो चेंज क्या था, इंडिया वालों ने एक नया डिमांड का पैटर्न स्टार्ट करा। पुराने टाइम में रबड़ के जूते पहनते थे लोग, बट आज के टाइम में क्या, लेदर के शूज पहनते हैं। ये क्या है, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड ही तो है। जब नया पैटर्न आया डिमांड का, तो फिर ऑब्वियस सी बात है पुराने पैटर्न को तुम यूज नहीं करोगे, तुम अब नए पैटर्न को यूज कर रहे हो। और नए पैटर्न के अंदर जो मैक्सिमम चीजें वो मशीन मेड मिलती हैं। जब नया पैटर्न मार्केट के अंदर आया तो तुमने पुराने पैटर्न को छोड़ा, और पुराना पैटर्न ही तो हैंडीक्राफ्ट था। तो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस धीरे धीरे क्या होने लग गया, डाउन होना स्टार्ट हो गया था। क्लियर है। चौथा पॉइंट हमारा क्या था, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, जब डिमांड का नया पैटर्न आया। हाँ, तो नेक्स्ट आता है तुम्हारा इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। भारत के अंदर जब रेलवे स्टार्ट हुई, अब क्वेश्चन मन में ये आता है कि भाई रेलवे की वजह से हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस कैसे डाउन हो सकता है। हाँ, ये भी एक रीजन था, रेलवे की वजह से भी हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस धीरे धीरे डाउन हुआ था। क्यों हुआ, इंडिया के अंदर 1853 में 1853 के अंदर रेलवे स्टार्ट हुई थी, जो पहली बार मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ये सब चीजें मैं तुम्हारे एक वीडियो अलग से बनाकर बताऊंगा। अभी इतना समझो, इंडिया के अंदर जब रेलवे आई तो रेलवे लाने का जो मेन मोटिव था वो क्या था, ब्रिटिश वालों का अपना पर्सनल बेनिफिट। ब्रिटिश वाले हमारे लिए रेलवे नहीं लेकर आए थे, ब्रिटिश वाले अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए रेलवे को उन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया था। क्या बेनिफिट था, वो चाहते थे ब्रिटेन से जितनी भी वस्तुएं हमारे देश में आती है वो हम देश के कोने कोने में पहुंचाना चाहते हैं। अब कोने कोने में पहुंचाने के लिए ट्रैवलिंग कॉस्ट जो थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो थी, वो बहुत ज्यादा आ रही थी। तो उन्होंने क्या करा, इंडिया के अंदर एक ऐसा सोर्स ढूंढा जो रेलवे की फॉर्म में आया, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को घटाया जा सके और अपने प्रोडक्ट को इंडिया के कोने कोने में पहुंचाया जा सके। उन्होंने क्या करा, ब्रिटेन से जो अपनी वस्तुएं खरीदी इधर की तरफ बेचनी स्टार्ट करी, या ब्रिटेन से इंडिया के अंदर वस्तुओं को बेचना स्टार्ट करा। इंडिया के अंदर ब्रिटेन के मार्केट को एक्सटेंड करने के लिए, इंडिया के अंदर जो उनका मार्केट था वो बढ़ाने के लिए उन्होंने रेलवे को स्टार्ट करा। रेलवे आई तो रेलवे की वजह से उनकी वस्तुएं हमारे मार्केट में बढ़ती चली गई और हमारी वस्तुएं मार्केट में धीरे धीरे घटती चली गई। और हमारी वस्तुएं कहां से थी, हैंडीक्राफ्ट से। तो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस इसकी वजह से भी डाउन होता चला गया था। क्लियर है। तो ये 5 रीजन है जिनकी वजह से हमारी कंट्री में हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस डाउन हुआ। ये हमारी कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर था। बट अगर मैं दूसरा बोलूं तो हमारी कंट्री में एक नया इंडस्ट्रीज को भी हम चाहते थे कि हमारी कंट्री में नई नई मॉडर्न चीजें आए, तो मॉडर्न इंडस्ट्री भी लगनी स्टार्ट हुई। बट मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए जो ग्रोथ हुई ना, मॉडर्न इंडस्ट्री क्या है, हम चाहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा हो, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए उनमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, और जब तक इंडस्ट्रीज के अंदर पैसा नहीं लगेगा तब तक जो है इसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो यहां पर लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर ये क्या है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश की कमी।
निवेश की कमी होने की वजह से या इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से, क्यों इन्वेस्टमेंट कम था? क्योंकि लोगों के पास अर्निंग के सोर्स नहीं थे, अर्निंग के सोर्स नहीं तो पैसा नहीं था, और पैसा ही नहीं तो इन्वेस्ट कहां से करोगे? इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से उस टाइम पर जो इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाई, तो इंडस्ट्री का जो एक ग्रोथ थी वो इंडस्ट्री की ग्रोथ भी बहुत नोशनल रह गई थी। नोशनल मतलब बहुत नामात्र रह गई थी, इसलिए हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से हमारा इंप्रूव नहीं हो पाया, पनप नहीं पाया। अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स की बात करूं, इसकी वजह से तो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस खत्म हो गया जो हमारी कंट्री में चलता था, और अगर नई मॉडर्न इंडस्ट्री भी हमारी कंट्री के अंदर आई तो मॉडर्न इंडस्ट्री भी पूरी तरीके से परफेक्टली तरीके से ग्रो नहीं हो पाई। तो ये हमारा कंप्लीट जो है वो था हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज के बारे में, कि जब इंडिपेंडेंस थी तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा किस तरीके का था। क्लियर है? आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी कंट्री के फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे कि जब इंडिपेंडेंस थी तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी कंट्री का फॉरेन ट्रेड क्या था। ठीक है, चलो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।